देखो मैं हीमेटोलॉजी पढ़ा रहे हैं हम, ठीक। तो हीमेटोलॉजी में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मैंने पढ़ा रखा है पूरा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, हीमोलिटिक एनीमिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीमोलिटिक एनीमिया थोड़ा सा देखो पहले समझो, जैसे जो तुम्हारी ये बोन आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है और नष्ट कैसे होती है, इस चीज़ को देखो पहले थोड़ा सा। जैसे तुम्हारी जो आरबीसी है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। जो हमारी लॉन्ग बोन होती है, जैसे फीमर है तुम्हारी, रेडियस, अल्ना, तो ठीक है, मान लो ये वाली फीमर बोन है तुम्हारी, ठीक। तो इस बोन के अंदर क्या है, बोन मैरो, ठीक। तो बोन मैरो के अंदर ही ना सेल होती हैं, जैसे एक सेल होती है तुम्हारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है, जिससे तुम्हारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्योंकि हम एनीमिया पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एरिथ्रोब्लास्ट को दिखाया, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो तुम्हारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी और एरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक। और एरिथ्रोब्लास्ट क्या होगी तुम्हारी, जब ब्लड वेसल में जाएगी तो ये चेंज हो जाती है रेटिकुलोसाइट्स में। रेटिकुलोसाइट मतलब एक ना जालनुमा संरचना होता है सेल की, तो इसको हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। और रेटिकुलोसाइट क्या करेगी तुम्हारी, एरिथ्रोसाइट्स में चेंज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, ठीक। तो एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट तरीके से जीवित रहेगी, 120 दिन बाद क्या होता है, ये नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसके टूटने को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हीमोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और हीमोलिसिस क्या हो सकती है, या तो तुम्हारी ब्लड वेसल्स के अंदर यानी कि आरबीसी का टूटना यानी कि इंट्रावेस्कुलर, या आरबीसी यानी कि ब्लड वेसल्स के बाहर। ये क्या है तुम्हारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के बाहर अगर आरबीसी टूटेगी हम उसके लिए क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा वेस्कुलर, ठीक है। देखो अब हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लो हीमोलिटिक एनीमिया का। जो तुम्हारी आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है, ठीक है। 120 दिन बाद आरबीसी क्या होता है, टूट जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और हीमोलिसिस क्या हो सकती है तुम्हारी, या तो इंट्रावेस्कुलर हो सकती है यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर तुम्हारी आरबीसी टूटे, या एक्स्ट्रा वेस्कुलर हो सकती है यानी कि ब्लड वेसल्स के बाहर टूटे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर है तुम्हारी वो किस में हो सकती है, यानी कि स्प्लीन के अंदर तुम्हारी आरबीसी टूट सकती है, ठीक। अब एक चीज़ और देखो, जब एनीमिया की कंडीशन कब होगी, सपोज मानो जैसे तुम्हारा जो हीमोलिसिस है, हीमोलिसिस का मतलब जैसे आरबीसी का टूटना, अगर हीमोलिसिस ज़्यादा हो जाए आरबीसी के फॉर्मेशन से, देखो ये लिख रखा है, यानी कि अगर हीमोलिसिस तुम्हारी ज़्यादा है एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन से, ठीक है, तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक। देखो इसे उतारो, अब देखो यानी कि पैथोफिजियोलॉजी देखो आरबीसी की, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन और टूटना किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया था, अब पैथोफिजियोलॉजी देखें हम। ठीक है, देखो ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया, इस तरह से होता है सब, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारी आरबीसी 120 दिन जीवित रही और 120 दिन के बाद क्या हुआ, आरबीसी टूटने लगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस बोलते हैं। तो या तो तुम्हारा ब्लड वेसल्स के अंदर टूटेगी आरबीसी, या तुम्हारी स्प्लीन के अंदर टूटेगी, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, तुम्हारे मैक्रोफेज हैं, जैसे आरबीसी के मान लो 120 दिन आरबीसी जीवित रह ली, उसके बाद क्या होगा, आरबीसी का शेप ना हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो क्या करेगी, जो मैक्रोफेज है स्प्लीन की मैक्रोफेज, वो क्या करेगी, आरबीसी को पकड़ लेगी और आरबीसी को तोड़ देगी, ठीक है। तो टूटने से, जैसे ये तुम्हारी आरबीसी है सपोज, ठीक है, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, टूट जाएगा दो भाग में, एक तो हीम में और एक ग्लोबिन में। तो हीम भाग क्या है, इसके अंदर तो आयरन होगा, तो ये स्टोर हो जाएगा आयरन, यानी कि स्प्लीन के अंदर, लीवर के अंदर। और जो ग्लोबिन भाग है, इससे क्या बनता है, तुम्हारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। और ये क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अब क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल है, इसका मतलब यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, वापस आएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू और लीवर के अंदर जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा लीवर है, अब इसके अंदर मान लो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का ये वाला लीवर के अंदर आएगा, और लीवर में क्या होते हैं, तुम्हारे हेपेटोसाइट्स होते हैं,
ठीक है, ये हमारे हिपेटोसाइट्स हैं। तो ये क्या करेंगे, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन है इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बिलोरुबिन में चेंज कर देंगे, कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन में। और लीवर में तुम्हारा तुमने सुना होगा क्या, लीवर के अंदर बाइल का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो लीवर क्या करेगा, बाइल का फॉर्मेशन भी करेगा। ठीक, और ये दोनों क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, यानी कि राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, जो किस में खुलती है, तुम्हारी गैल ब्लैडर्स में। ठीक, और गैल ब्लैडर्स, ठीक है, ये क्या है, कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये क्या में खुलेगी, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो ये वाला ये तो कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन है। ठीक, कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन, और इसमें बीच में ये क्या है, बाइल। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इंटेस्टाइन है तुम्हारी। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो तुम्हारा बाइल है ये वाला, ये और कंजुगेटेड बिलोरुबिन अलग अलग हो जाएगा। तो सपोज मान लो जैसे ये तुम्हारा ये बाइल है, ठीक है, तो बाइल क्या करेगा, जो तुम्हारा फैट है उसके डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा इसकी डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में। और जो कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन दो भाग में टूटेगा इंटेस्टाइन के अंदर ही, स्टेरकोबिलोरुबिन और दूसरा भाग होगा यूरोबिलिनोजन। ठीक है, तो जो तुम्हारा स्टेरकोबिलिनोजन है ये वाला भाग क्या होगा, तुम्हारा यूरिन के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो यूरोबिलिनोजन वाला भाग है ये वाला, ये क्या करेगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखो जैसे सपोज मान लो ये तुम्हारी किडनी है, ठीक है, ये तुम्हारी किडनी है, तो जो ये वाला यूरोबिलिनोजन है ये तुम्हारी किडनी में को आ जाएगा। ठीक है, और किडनी से क्या करेगा, छन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे तुम्हारे यहाँ पे क्या होंगी, ये यहाँ पे होंगी इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल क्या करती हैं, ये एरिथ्रोपोइटिन का निर्माण करती हैं। ठीक, इंटरस्टिशियल सेल क्या करती है, एरिथ्रोपोइटिन का निर्माण करती है। तो देखो जैसे यूरोबिलिनोजन मान लो सपोज 20 मॉलिक्यूल यहां तक आए, ठीक, 20 मॉलिक्यूल, तो ये क्या करेगी, इंटरस्टिशियल सेल क्या करेगी, 20 मॉलिक्यूल ही क्या बनाएगी, एरिथ्रोपोइटिन के फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, 20 मॉलिक्यूल, और ये क्या करेंगे, तुम्हारे ब्लड वेसल्स के थ्रू यहां जाएंगे, यानी कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। और हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या बोलेंगे कि 20 मॉलिक्यूल आप आरबीसी का फॉर्मेशन करें। देखो एक चीज देखो, आरबीसी 20 मॉलिक्यूल आरबीसी के टूटने से 20 मॉलिक्यूल के बने यूरोबिलिनोजन के, और जब यूरोबिलिनोजन यहाँ को आए तो इंटरस्टिशियल सेल ने ये 200 मॉलिक्यूल गिन लेती है ये। ठीक है, और क्या बनाती है, 20 एरिथ्रोपोइटिन मॉलिक्यूल्स बनाती है। ठीक है, और ये 20 एरिथ्रोपोइटिन मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे और हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से 20 मॉलिक्यूल आरबीसी के फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे मान लो ये 20 मॉलिक्यूल आरबीसी के 1 घंटे में टूट रहे हैं, तो 1 ही घंटे में तो बनने चाहिए, नहीं तो एनीमिया हो जाएगा। तो इस काम को जो कराती है, यानी कि 20 ही मिनट में जो कराएगी, वो कराती है तुम्हारी थायराइड। ठीक है, T3 एंड T4 से। तो ये क्या करेगी, बीएमआर को इतनी स्पीड कर देगी कि 20 मिनट में जो आरबीसी के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं तो 20 ही मिनट में आरबीसी के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर एनीमिक कोई पेशेंट होता है तो क्या होता है, सपोज मान लो आपने कोई ड्रग्स दी और फिर भी अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर क्या करता है, उसका थायराइड को चेक कराता है
क्या कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो आरबीसी फॉर्मेशन के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आयरन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मैंने आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पढ़ाया था। विटामिन की भी ज़रूरत पड़ती है, विटामिन B9 और B12 यानी कि फॉलिक एसिड एंड साइनोकोबिलेमिन। तो ये क्या होगा, जैसे मान लो अगर थायराइड का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, एनीमिक हो जाएगा पेशेंट, तो ये भी चेक कराते हैं। ठीक है, ये पूरी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी होती है आरबीसी फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो आप छाप लें इसे अच्छे से। अब देखो जो हीमोलिटिक एनीमिया है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये थायराइड बना दी। ठीक है, देखो क्या क्या कारण हो सकते हैं हीमोलिटिक एनीमिया के, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे आज। देखो तो सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो आरबीसी का शेप जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो स्फेरिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, जो आरबीसी का शेप होगा वो स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। और नॉर्मल शेप क्या होता है आरबीसी का, देखो जो नॉर्मल शेप होता है ये तो एबनॉर्मल है, और नॉर्मल जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है। ठीक है, तो अगर बाइकॉन्केव शेप वाली अगर आरबीसी स्प्लीन से गुजरेगी तो स्प्लीन क्या करेगी इसे, देखो वो सिर्फ नॉर्मल शेप वाली आरबीसी को ही गुजरने देती है जो बाइकॉन्केव है। अब मान लो इसका शेप क्या हो रखा है, स्फेरिकल शेप हो रखा है, तो ये क्या करेगी, जब स्प्लीन से गुजरेगी तो स्प्लीन इससे क्या समझेगी, फॉरेन बॉडी समझेगी और इसका नष्ट कर देगी। तो इससे भी एनीमिया हो सकता है। एक तो ये हो गया हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। और क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है तुम्हारा जैसे हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, तो ये कौन कौन सी हो सकती है, जैसे देखो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटीज में हो सकती है, जैसे फर्स्ट तुम्हारा है, देखो सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जैसे आरबीसी का जो शेप होगा वो हंसिए के आकार का हो जाता है। सपोज देखो नॉर्मल आरबीसी का शेप कैसा होता है, ये बाइकॉन्केव होता है। ठीक है, लेकिन कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये क्या है, हंसिए के आकार का, यानी कि सिक आकार का। ठीक, ये अगर इस शेप की आरबीसी हो जाएगी, अगर ये स्प्लीन से गुजरेगी तो क्या करेगा, स्प्लीन क्या करेगी, इसको नष्ट कर देगी। ठीक, और क्या हो सकता है, एक मिनट, और दूसरा हो सकता है तुम्हारा थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया देखो मैं एचबी एबनॉर्मलिटीज में बता रहा हूँ। तो थैलेसीमिया क्या होता है, देखो जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या होती है, 4 चेन्स होती है, जिसमें 2 अल्फा होती है और 2 क्या होती है, बीटा। ठीक है, तो जो अल्फा, अगर मान लो अल्फा चेन का सिंथेसिस कम हो गया तो अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन का सिंथेसिस कम हो गया तो क्या हो गया, बीटा थैलेसीमिया। देखो ये जो है एक पूरा टॉपिक है अपने में, यानी कि हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस या सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चरों में। और देखो और क्या क्या हो सकता है कारण, इसे छापो पहले। और हो सकता है तुम्हारा जैसे एंजाइम एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तीसरा एंजाइम डिफिशियंसी, सॉरी। ठीक है, तो एंजाइम डिफिशियंसी, आरबीसी के अंदर एंजाइम कौन सा होता है, देखो ये वाला एंजाइम होता है G6PD, इसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, आरबीसी की एक सुरक्षा करता है, यानी कि आरबीसी को टूटने से रोकता है। अगर ये कम होगा तो क्या होगा, आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट जाएंगी। ठीक है, और जिससे एनीमिया हो जाएगा तुम्हारे लिए, जो भी पेशेंट होगा।
देखो ये तो तुम्हारे तीनों जो थे वो कंजेनाइटल थे, और एक्वर्ड क्या हो सकता है, जैसे एक्वर्ड हो सकता है, देखो एक्वर्ड में तुम्हारा 2-3 है, जैसे PNH पर ऑक्सिजमल, ठीक है, नेचुरल हीमोग्लोबिन यूरिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे आरबीसी क्या होती है, मैच्योर होने से पहले ही टूट जाती है, ठीक है, और मोस्टली क्या होता है, रात में टूटती है आरबीसी तुम्हारी, ठीक है, नेचुरल मतलब नाइट्स में। तो जब नाइट में टूटती है, जब आप सुबह में जो पेशेंट यूरिन पास करेगा तो उसका यूरिन क्या होगा, रेड कलर का होगा, ठीक। तो इसको भी हम पढ़ेंगे बात को डिटेल में, ठीक है। और क्या हो सकता है तुम्हारा, डीआईसी हो सकता है। डीआईसी मतलब डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है, ये हो गया। और देखो ये हो गया, देखो इसे छापो पहले, और क्या हो सकता है, देखो लास्ट है तुम्हारा, जैसे इसमें बता रहा हूँ, सॉरी इसमें नहीं, जो एक्वर्ड में बता रहा था मैं, एक्वर्ड में ACQ, ठीक है। तो जो तीसरा क्या हो सकता है एक्वर्ड में, जैसे R2 इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो तुम्हारी आरबीसी है, तो आरबीसी को क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम है, सपोज मान लो तुम्हारी ये आरबीसी है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इसको क्या करेगा, एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करेगा, और ये बी लिम्फोसाइट को टी सिग्नल देगी क्या, इसके खिलाफ क्या आप एंटीबॉडीज बनाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, और एंटीबॉडीज क्या करेगी, आरबीसी से अटैच हो जाएगी, ठीक, जिससे क्या करेगी, आरबीसी मूव नहीं कर पाएगी, साथ में क्या करेगी, न्यूट्रोफिल से आ जाएंगी, ये न्यूट्रोफिल इसके पास आ जाएंगी और उसे पकड़ के मारने लगेंगी, तो इससे भी एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या थे, हीमोलिटिक एनीमिया की काज बताए थे मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक एक करके मतलब इन कारणों को डिफाइन करेंगे अच्छे से, जैसे हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है, या थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या G6PD एनीमिया है, हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ठीक है, आज इतना ही है सिर्फ। और देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।